नमस्ते आप सभी को और स्वागत कर रहे हैं आज हम ओंकार चौधरी जी का और धीरेन्द्र पुंडीर जी का। और आज का यह विशेष संस्करण है, होली संस्करण। और सभी को जिनकी आज खिंचाई हो कृपया बुरा न माने, क्योंकि बुरा न मानो होली है। और वैसे तो हम समीक्षा करेंगे उत्तर प्रदेश के परिणामों की, और भी जो उससे संबंधित जो विषय हैं उनको भी साथ में लेंगे, और कई लोगों के जो समीक्षाएं थीं चुनाव पूर्व उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो हम ओंकार जी से आरंभ करते हैं। ओंकार जी, आपका जो निष्कर्ष था वो लगभग जैसा आपने कहा था वैसा ही रहा, और विशेषकर जो एक माहौल बनाया गया था कि बस इस बार तो पता नहीं क्या हो गया, और सारा का सारा निकल गया फुस। और अब ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि मुझे तो पहले राउंड से ही पता था कि हम हार रहे हैं। तो जरा इसका विस्तृत विश्लेषण आपने किया होगा तो बताएं दर्शकों को। आप दोनों से बस एक माफी मांगते हुए एक छोटी सी माजरत के साथ कि ओम प्रकाश राजभर साहब की सूत्रों के मुताबिक मुलाकात कल हो चुकी है। वो अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह जी से मिल चुके हैं। उन्होंने और डिनाई भी कर दिया है। नहीं, उनके डिनाइल का कोई इसलिए मतलब नहीं है कि वो लगभग कंफर्म। अच्छा, तो मतलब 6 सीटें और आ गई एनडीए के खाते में। और एक अनिल दीक्षित हैं, शायद सर जानते होंगे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सूचना पहले दे दूं ताकि बाद में रहे। उन्होंने कह दिया मंडे को जो मुलाकात होने वाली है, जो अपने जयंत चौधरी के जो हिंदू विधायक हैं, वो कह रहे हैं या तो समझौता कर लो योगी से, नहीं तो हम लोग चले बाय बाय। ये भी अभी है, उसको शेयर कर दो। अब सर के पास है ये बॉल, अब सर के पास। ये तो जोरदार खबर है। ओंकार जी, ये बताएं साहब, ये तो बिल्कुल फिर अखिलेश बाबू की लुटिया तो डूब जाएगी। तो फिर क्या मतलब है 2024 में क्या होगा? देखिए संजय जी, सबसे पहले तो हम अपने बारे में ही बात करें कि हम लोग पश्चिम बंगाल के चुनाव के आकलन में मात खा गए थे और हम लोगों को बड़ी गालियां सुनने को मिली थी। बहुत सारे लोगों ने कई महीने बाद तक हम लोगों की खिंचाई की थी। ये कभी कभी होता है, ये कभी कभी होता है। और बड़े से बड़े भी जो विश्लेषक होते हैं वो कई बार चीज़ों को जो ज़मीन पर घट रही होती हैं और कुछ ऐसी घटनाएं जो पकड़ में नहीं आती हैं उनको ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं। और अगर हम साल दर साल तमाम चुनाव की समीक्षा करें और जो ओपिनियन पोल आए थे, जो एग्जिट पोल आए थे, तमाम तरह की जो बातें कही गई थी, बहुत सारे मामलों में बहुत सारी एजेंसियां मतलब गलत साबित हुई। तो किसी एक चुनाव को लेकर के किसी के बारे में परसेप्शन बना लेना, वो मैं कई बार दर्शकों के लिए भी कहता हूं कि ये ठीक नहीं होता है। ओवरऑल कई बार जो टेंडेंसी होती है उसके पीछे वो बड़ी पवित्र होती है, लेकिन कई बार उसका भी मजाक उड़ाया जाता है। जहां तक उत्तर प्रदेश के प्रश्न सवाल जो परिणाम आए हैं उनका प्रश्न है, तो मेरा ये मानना है संजय जी कि जो नतीजे आए हैं ये एक्चुअल में इतने इतने पावरफुल इंडिकेशंस के साथ आए हैं जिनको विपक्ष के कुछ नेता तो ताड़ गए, समझ गए हैं कि एक्चुअल में ये कोई साधारण चुनाव या साधारण चीजें बिल्कुल नहीं। 4 लगातार चुनाव किसी प्रदेश में जीतना, 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में, और इसी निरंतरता में ये फिर 2024 तक भी जाने वाला है। क्योंकि थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, तो आप चेक कर लें अपने एंड पे, या धीरेन्द्र जी। मुझे ये निकालना पड़ेगा शायद। अब ठीक आ रहा हो? हाँ, अब ठीक आ रहा है। जी जी जी।
कुछ अर्थिंग की मुझे लगता है प्रॉब्लम है। आज दोपहर में मेरे प्रोग्राम में भी कुछ गड़बड़ थी। बहरहाल, जी तो मेरा कहना ये है कि 4 चुनाव लगातार किसी प्रदेश, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां 25 करोड़ की आबादी है, देश का ऐसा राज्य जहां कई तरह की विसंगतियां हैं, कई तरह की विचारधाराएं हैं और कई तरह की जातिगत और सांप्रदायिक गुटबंदी अतीत में रह चुकी है, वहां पर कोई एक पार्टी अगर 2014, 17, 19 और 22 में लगभग एक जैसा प्रदर्शन करे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो आप ये मान करके चलिए कि नरेंद्र मोदी का एक जो ओरा है वो लगातार जारी है। और उसमें 2017 में योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड के तौर पर और जुड़ गए। और इस चुनाव में मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि जितनी चर्चा ब्रांड योगी की थी, उतनी चर्चा मोदी की नहीं रही। और मैं तो आंकड़े देख रहा था और ये हैरत अंगेज है, जिस वेस्ट यूपी में ये तथाकथित किसान आंदोलन का प्रभाव बताया जा रहा था, उस वेस्ट यूपी में पहले फेज में आप ये देखिए कि पिछली बार 53 सीटें मिली थी, इस बार 46 सीटें मिल गई। मतलब हम और आप जो कह रहे थे और जो चिंतामणि का आंकड़ा था वो लगभग यही था, वो 45-46 ही बता रहे थे, हम भी यही जी बता रहे थे कि 45 के आसपास सीटें आनी चाहिए। फेज 2 में जरूर थोड़ा सा नुकसान हुआ है, पर बाकी किसी फेज में और लास्ट फेज में नहीं, थोड़ा सा आपको फेज 2 में बल्कि 32 सीटें आई हैं, जबकि हम लोगों का आकलन थोड़ा कम था। जी 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 बिल्कुल। और पिछली बार 2017 में 36 आई थी, तो बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ फेज 2 में। यस यस, मैंने उसमें 27 से 30 ही कहा। जी तो हाँ, वो चिंतामणि का भी 27 से 30 ही था, और वहाँ 32 सीटें आई हैं। और कुछ ऐसी जी। सीटें जैसे मुरादाबाद नगर की सीट या आ गई वापस, या रामपुर में दोनों सीटें रिटेन हो गई, दौसी की सीट आ और गई। आप ये देखिए कि तीसरा चरण जो इनकी यादव बेल्ट बताई जा रही थी, जैसे वेस्ट में पहला चरण जाट बेल्ट बताया, जाट लैंड बता करके मतलब बवाल खड़ा कर रखा था इन लोगों ने, आशुतोष से लेकर के तमाम लुटियन मीडिया ने उसको जाट लैंड कहकर, और मैं और धीरेन्द्र जी तब भी कह रहे थे, क्योंकि हम इसी जाट लैंड की पैदाइश हैं। मैं मेरठ जिले से, धीरेन्द्र जी मुजफ्फरनगर जिले से, तो हम तब भी कह रहे थे कि नहीं, बड़ा नुकसान नहीं है, थोड़ा सा शिफ्ट है, ज्यादा नहीं है, और नतीजे वही बताते हैं। तीसरे चरण में भी आप देखें तो यादव बेल्ट में कुछ नहीं कर पाए ये लोग। तीसरे चरण में 44 सीटें मिल गई भारतीय जनता पार्टी को, और इनको केवल 15 सीटें मिली। शायद पिछली बार 13 सीटें मिली थी इनको। तो क्या इन्होंने कर लिया? ये चुनाव नतीजे एक्चुअल में बहुत डिटेल में जाऊंगा तो और लंबा हो जाएगा, पर हम आज सुनना चाहते हैं धीरेन्द्र जी को, जो पूरे मूड में है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो 7 चरण का चुनाव था, ये इन पर इतना भारी पड़ा है कि ये सदमे की हालत में है, इनके चेहरों के रंग उड़े हुए हैं। थोड़ा बहुत सफाई में बैठ कर के इन्होंने तो अपना गम गलत करने की कोशिश की है यादव फैमिली ने, पर जो ये लुटियन मीडिया था, जो हर चरण के साथ अखिलेश यादव को शपथ ग्रहण करवा रहा था, उनके मंत्रियों की सूची भी तैयार कर रहा था उनकी सुविधा के लिए, ये तो इतने गहरे सदमे में गए हैं कि होली पर भी जो इनके रंगे पुते थोड़े बहुत चेहरे दिखाई दिए हैं, वो भी मतलब एक सदमे में डूबे हुए चेहरे और आंखें इनकी दिखाई दे रही है। धीरेन्द्र जी, दरअसल पानी बचाने की जो मुहिम पिछले 10 सालों से होली पे चलने वाली थी, इस बार वो भूल ही गए कि ये भी मुहिम चलानी है, वो खुद ही पानी से नहाने लगे। मतलब इससे पहले मैंने उनको खूब देखा है, वो जब ये मुहिम चलाते थे तो ऐसे करके तिलक लगा देंगे, वो कर देंगे। इस बार वो तिलक विलक नहीं लगा रहे, एक दूसरे में मग्गा डाल के ये बताने की
कोशिश कर रहे कि साहब हम हिंदू हैं, आप पहचान नहीं रहे, हम हैं आप में से, वो कोशिश ये कर रहे थे। इस तरह का शिफ्ट बहुत सालों बाद देखा। और मैं एक चीज पे हैरान था, देखिए बातचीत सर ने शुरू की बंगाल वाली बात से ही, तो आपने देखा भी होगा कि मुझे जैसे सदमा सा लग गया था मुझे, क्योंकि इतने सभी सालों को तक लगा कभी था सभी को लगा था वो तो। हाँ नहीं मैं एक बात और लेकिन ज्यादातर पोल एजेंसीज को भी लगा था, एक की दिक्की छोड़ के। नहीं मतलब, लेकिन हम लोगों ने जो बेसिक लाइनें थी उनको पकड़े रखा और ईमानदारी से हम लोग कोशिश कर रहे थे, ईमानदारी से और कारण के साथ थे। लेकिन मैं उसको इसलिए कह रहा हूं, उसको इसलिए जिक्र किया क्योंकि इन लोगों को, जिनको जर्नलिस्ट कहा जाता है पॉलिटिकल, बल्कि आशुतोष जी का तो योगदान इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि उन्होंने जो है बसपा की पॉलिटिक्स बहुत करीब से कवर की, और काशीराम जी उनको और करीब ले आए थे, क्योंकि वो चाह रहे थे उन्होंने, जब उनको मुझे इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि जब वो टिप्पणियां कर रहे हैं तो वो ये जाने भी ना, दरअसल उनकी हेटर्ड साफ दिख रही है। उनकी हेटर्ड किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाला नहीं, वो एक नफरत में डूब गए हुए लोग दिखते हैं जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ एक है कि उनको इससे, क्योंकि मैं देख रहा था और मतलब तमाम दर्शकों को ये शायद बहुत ही अजीब सा लगेगा कि ये कैसा एकलव्य है जो अपना अंगूठा देके घूम रहा है। ये तीनों मेरे साथ काम कर चुके हैं, या मैं तीनों के साथ काम कर चुका जिन लोगों ने मतलब, और तीनों मेरे बॉस अलग अलग समय पे रहे। लेकिन मैं देख रहा था अजीत एक अंजुम, आशुतोष और तीसरा कौन? आजकल दीपक शर्मा भी बता रहे थे, वो नए नए पदार्पित हुए थे, आपने देखा नहीं होगा, उनको लाखों लोगों ने देखना शुरू किया क्योंकि वो बता रहे थे। और योगी घिर गए, लाखों से हारने वाला योगी जो ठाकुरवादी एजेंडा चला रहा है उसका जवाब ब्राह्मणों ने दिया है, और जाटों ने मिटा दिया है योगी का भरम, और अमित शाह को पत्तों की तरह उखेड़ दिया है। मुझे लगा कि इन्होंने पूरी जिंदगी में जो खबरें की उस पर आज तक को माफी मांगनी पड़ी, जेल जाना पड़ रहा था, है ना, तमाम उसके चेयरमैन को भी। और ये पॉलिटिकल उन्होंने कभी रिपोर्टिंग कभी जाके की हो, ऐसा कभी उनका कैरियर नहीं रहा। मैं भी क्राइम रिपोर्टर रहा हूं, मैंने भी इन्वेस्टिगेशन से शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता रहा हूं और पूरे देश के हर चुनाव को मैंने कवर किया। इस स्टूडियो में बैठ के, अपने घर में बैठ के वो ये बता रहे थे कि पूरी तरह से बिखर गए हैं पत्ते, वो तमाम लोगों के पत्ते समेटने अब उनको मुश्किल हो रहा है। हालांकि उनके दर्शकों को मैं जानता हूं, वो जो तमाम लोग करेल से लेके तमाम जगह से बैठ के उनको यकीन दिला रहे हैं कि आप अकेले जनतंत्र में डेमोक्रेसी की, ओ पत्रकारिता की मसाल है, आप जलाए रखिए। लेकिन अब उनके हाथ मुझे लग रहा है मोमबत्ती जलाने में कांप रहे हैं, वो अब लाइट बंद कर चुके, मोमबत्ती जलाना चाहते हैं। इस फिल्म के साथ एक और मतलब, अभी ये फिल्म और आ गई, मतलब लोग कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़े। अभी तो चुनाव की जो उनकी भविष्यवाणियों से उनके आक्रोशित, जो उनके उत्तेजित जो दर्शक थे, वो अभी उनसे उसी पे निपटना चाह रहे थे कि इतने में एक और फिल्म सर पे आगे गिर गई। तो मुझे लगता है ये पूरा चुनाव, बुरा ना मानो होली की बजाय बुरा ना मानो मित्रों, आपके झूठ का पुलिंदा खुल गया, बिखर गया, गली गली बिखरा फिर रहा है। और वो अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल एक हेटेड को, अब आप देखना, मैं आशुतोष जी को 2014 के चुनाव से पहले से देख रहा हूं। वैसे तो उनको हम लोग 2011 से देख रहे हैं, जब से उन्होंने आम आदमी पार्टी को जिताना शुरू किया था खुद वो, लेकिन वो वहां गच्चा खा गए। चूंकि पहली बार सही पॉलिटिशियंस के बीच में वो पहली बार गए थे, तो धक्के देकर ही निकाले गए। अचानक जिस तरह गए थे उसी तरह अचानक एक दिन उनको पता चला कि वो नहीं है, एक दिन उनको पता चला था वो है, एक दिन उनको पता चला वो नहीं है। तो उन्होंने उसके बाद आप देखिए 2014 में उन्होंने कहा कि राउट हो जाएगी, बीजेपी मुकाबले में नहीं है, घृणा की आंधी, आप जाके देख सकते हैं उनके आगे। तो उसके बाद वो जीत के आ गए। अब वो बहुत परेशान, फिर उन्होंने कहा कि अब कोसने से गाय नहीं मर रही है तो क्या करेगा, गीत क्या कोसना बंद कर देगा। उन्होंने फिर कोसना शुरू किया। उन्होंने कहा 2017 में जाट हो गए नाराज और नहीं चलेगा पत्ता, और बिखर गया हिंदूवादी कार्ड। 2017 में 325 सीट आ गई, तो ये और उनको लगा कि उनके उसमें कमी रह गई। 2019 में उन्होंने कसम खा ली, कई मंदिरों में जाके घोषणा कर दी कि मैं यहीं पुजारी बन जाऊंगा अगर वो जीत गए तो। वो फिर जीत गए और मंदिर वालों ने उनको घुसने से मना कर दिया। और अब आखिर में आप 2022 में आपने देखा होगा, दरअसल 2021 का एक बंगाल का चुनाव ऐसा था जिसमें इनकी घृणाओं ने परवान पाया और इनको लगा कि ये जनता को समझने लगे।
जनता से इनका इतना ही रिश्ता है जितना हमारे रिक्शा वाले का ट्रंप की जीत पर सट्टा लगाना, उसी तरह से ये सट्टे लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव और इस होली का चुनाव, दरअसल आप इसको ऐसे 3 हिस्सों में देखते हैं। जाट वोट बैंक के जिस दम पर ये लोग कर रहे थे, वो वोट बैंक कभी भी बीजेपी के साथ 2014 के उस इलेक्शन से पहले कभी नहीं आया था। और 2014 के इलेक्शन में जीत का अंतर आपको, अगर आप उसको आंकड़ों से देखेंगे, संजय जी आपको भी और ओंकार सर को आंकड़ों पे पूरी महारत हासिल है, उसमें मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता। आप देखेंगे वो लाखों का जो जीत का अंतर था, वो जीत का अंतर में एड ऑन कर रहा था, वो जीत दिला नहीं रहा था। ये अंतर ये समझ नहीं पा रहे थे। 2017 में वापस आरएलडी को ताकत देने की कोशिश में पूरा वोट बैंक वापस लौटा और उसमें से 40% बीजेपी के पास रहा। क्योंकि जो 2013 के दंगों ने, चूंकि पहले भी कोई भाईचारा नहीं था, मैं ये रिकॉर्ड से साबित कर चुका हूं, आपने भी देखा और उसने देखा कि कोई भाईचारा इसलिए नहीं था क्योंकि मुसलमान ने वहां बीजेपी के उभार के बाद कांग्रेस को वहां से तिलांजलि दी थी और उसके बाद उसने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को वहां ताकत दी है बीजेपी के खिलाफ निरंतर। चाहे वो मनव्वर हसन की ताकत में आप देखिए, चाहे वो कादिर राणा की ताकत में देखिए, इनमें से कोई इनके साथ नहीं था। सिर्फ अमीर आलम खान इनके साथ आया गया, बाकी किसी का इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। लेकिन ये लोग एक झूठ की जो स्पिनिंग मशीन इनके पास है, जो दिल्ली में बैठे हुए पत्रकारों की है, जो मैं तो डर के मारे अपने लैपटॉप पे भी ऐसे नहीं करता, वरना ये भी लिख देगा जाटलैंड जाटलैंड जाटलैंड, क्योंकि ये भी कंपनी का है ना, पत्रकारों की कंपनी का। मतलब आजकल कीबोर्ड दबाने की जरूरत नहीं थी, इन्होंने उस झूठ को बुना। उसके बाद 2019 में आपको याद होगा मुजफ्फरनगर में चौधरी अजीत सिंह हारे तो जीत का अंतर बहुत कम था। तो वो वोट पूरी की ताकत के साथ डला हुआ मुस्लिम प्लस जाट प्लस दलित वोट, पूरा कंप्लीट वोट वहां शिफ्ट किया था। उसी तरह से आप देखेंगे ये यहां हुआ बागपत में। तो जो झूठ लगातार बुन रहे थे कि वो हरा देंगे, वो डिसेसिव फैक्टर है, ऐसा कुछ था नहीं। ग्राउंड पर जाने की कोशिश नहीं की। यादव बेल्ट का हाल आपको मालूम है कि वो अपने दम पर कितनी सीटें जिता सकते हैं, जिनमें से करेल थी। लिहाजा आजमगढ़ छोड़ के 10 की 10 सीटें लेके आप रणछोड़ दास भी कहलाए और द्वारका भी नहीं बसा पाए, ये ऐसी स्थिति हो गई। आपको कोई पॉजिटिव टर्न में रणछोड़ दास नहीं कह पाएगा, क्योंकि आप आजमगढ़ से भागे। आपको डर था कि यहाँ निरहुआ ना खड़ा हो जाए, क्योंकि ये तय हो गया था कि अगर ये लड़ेंगे तो निरहुआ को वहां लड़ा देंगे, और विधानसभा बहुत छोटा खेल होता है। तो ये वहां से चले आए और आके मैनपुरी की सीट गंवा दी। मतलब योगी आदित्यनाथ एक ऐसी सीट से चुनाव लड़े, ये अंतर भी है, देखिए दो पॉलिटिशियन का अंतर है। योगी आदित्यनाथ जिस सीट से चुनाव लड़े, उस सीट पर क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या 20,000 भी नहीं है, 25,000। वो तमाम ब्राह्मण्स और तमाम लोगों की सीट है, जो कायस्थ है, जो तमाम लोग हैं, वो वहां जाके चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा का पहला विधानसभा का चुनाव वहां से छोड़ के उस गढ़ में आके लड़े, और योगी आदित्यनाथ 9 की 9 सीटें जितवाने में कामयाब होते हैं, और ये मैनपुरी भी खो देते हैं, जिस जिले की सब सीट वो है और जो वहां है। तो ये एक डिफरेंस है, ये चुनाव में कहीं थे नहीं। चूंकि पूरा चुनाव, मैं फिर दोबारा आज दोहरा रहा हूं, जो हम लोगों ने इस चुनाव की पहले दिन की थी, उसी दिन मैंने ये शब्द बोले थे। संजय जी आपको याद होगा, पूरा इलेक्शन योगी की लहर और उनके विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की लड़ाई थी। दोनों लहरें टकरा रही थी और योगी अपनी पार्टी को ऊपर करके उस लहर से निकाल कर ले आए, ये कारण था। अगर टिकटें बदले होते, मैं आपको फिर कह रहा हूं, तो ये सीटें 350 तक पहुंच जाती, उसमें कोई अंतर नहीं। वैसे टिकट तो इन्होंने लगभग 100 काटे हैं, नहीं, लेकिन बहुत सारे फिर भी आप संजय जी, मैं चूंकि किसान हूं, मैं अच्छे से जानता हूं कि जब हम लोग लीची के फल तोड़ देते हैं तो हमको उसके पत्ते छांटने होते हैं बेदर्दी से, ताकि अच्छा फल आए। अगर आप उसके हम लोग नए किसान बने थे लीची के, तो हम लोगों ने उसके पत्ते बहुत नहीं छांटते थे, हमको लगता था पेड़ टूट जाएगा। तो 4 साल बाद जब मुजफ्फरपुर, जहां से हमने ये मंगाई थी, वहां से जब हमने उसको बुलाया हॉर्टिकल्चरिस्ट को, उसने आने के बाद कहा कि भाई साहब ये क्यों छोड़े हुए? हमने कहा नहीं, इससे पेड़ मर जाएगा। उसने कहा कि नहीं, इससे आपकी फसल मर रही है। ये जिन उम्मीदवारों से मोह कर रहे थे उसमें ज्यादा है। आपके अगर 2 टिकटें आपकी बदली हुई थी, बार बार कहा जा रहा था कि आप राणा का टिकट वहां भेज दो। याद होगा आपको, मैंने कहा था, हम लोगों ने इसी लाइव पे बोला था ना, मृगांका हारेंगी, याद है आपने बोला, संगीत सोम हारेगा, वो हारेंगे। क्योंकि जब सबको पता है, जब हमको पता है, तो इनको नहीं पता होगा। टिकटें बदली नहीं गई थी,
इन्होंने झटका खाया था, इनको और ज्यादा जरूरत थी ताकि इनके लोग, मैं वेद प्रकाश गुप्ता का बार बार आपको उदाहरण दे रहा हूं, अयोध्या में आप वो देख लीजिए, 100 इंटरव्यूज देख लीजिए अक्रॉस चैनल, सब एकदम नाराज थे, लेकिन जब वोट दबाने का टाइम आया तो उनको योगी जी का चेहरा सामने आ गया, तो वेद प्रकाश भी जीत गया। और मुझे लगता है ये खुशी की बात रही, वो उस दिन निकला नहीं होगा, नहीं तो जिस जिस बूथ पे जाता वहां से बीजेपी हारती। ऐसे। अच्छा, मैं तो पहले आपसे जो बात चलाई थी ओंकार जी ने, जो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट देखता हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले 2 राउंड यदि देख लें तो सहारनपुर में बिल्कुल रिवर्सल है, यानी जहाँ पिछली बार 2 सीटें जीती थी वहाँ 5 सीटें जीत रही बीजेपी। और मुजफ्फरपुर में भी रिवर्सल है। मुजफ्फरनगर में रिवर्सल ये है कि पिछली बार मुजफ्फरनगर शामली मिला के 9 की 9 सीटें बीजेपी के पास थी, इस बार उसमें से सिर्फ 2 सीटें जीती। 2 सीटें आई, 2 सीटें। और मेरठ में थोड़ा सा रिवर्सल है, उसके अलावा बाकी सब वैसा ही का वैसा है, बल्कि मथुरा में गेन है। हाँ, मथुरा में भी गेन है, एक शहर और भी है, कई शहर उन्होंने क्लियर कर दिए बिल्कुल। नहीं, और आपके आगरा स्वीप एज इट इज, हाँ। बुलंदशहर स्वीप एज इट इज, मथुरा स्वीप, हमारे श्याम सुंदर जी को भी हरा दिया। हाँ। और बाकी आपके गाजियाबाद और गाजियाबाद, नोएडा, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, सभी जगह जो है अलीगढ़, सब सारे के सारे कंप्लीट स्वीप। तो इसलिए ही 53 से सिर्फ 7 घट के 46 पर आई। और सेकेंड राउंड में तो गजब कर दिया, मतलब सहारनपुर रिवर्स कर दिया, और अमरोहा बिजनौर में थोड़ा सा लॉस हुआ, कोई ख़ास हाँ, नहीं। और बिल्कुल। बाकी फिर वैसे ही आपके बदायूं में 1 का लॉस है, तो शाहजहांपुर एज इट इज़ कंप्लीट स्वीप। तो मैं सोच रहा था तिलहर की सीट हार जाएंगे, वो भी जीत गए वापस। फिर हाँ। आपके फिर उसके बाद शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली में 2 सीटें निकली इनकी। तो ओवरऑल 36 की जगह सिर्फ 32, सिर्फ 4 का लॉस। तो यहाँ से ये कह रहे थे कि साहब कि इनको तो यदि अगर जीतना है तो पहले 2 राउंड में 70 सीटें चाहिए। तो ये आप तो 70 की छोड़ के आप देख लो कितनी आई। अभी जो धीरेन्द्र जी कह रहे थे ना, 40 सीटें आई केवल पहले 2 राउंड में, तो वहीं हार गए चुनाव। अभी जो धीरेन्द्र जी कह रहे थे बिल्कुल सही बात है। मैं ये देख रहा था, 11 मंत्री हारे हैं इनके, जिनको टिकट दिए गए थे 11 मंत्री हारे हैं। 4 समाजवादी पार्टी में चले गए थे, पहले ओम प्रकाश राजभर चले गए थे, उसके बाद धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, और करीब करीब आधा दर्जन ऐसे मंत्री थे जिनके कामकाज से ना योगी खुश था, ना बीजेपी का नेतृत्व खुश था। और इसीलिए इस समय जो मंत्रिमंडल के गठन की कवायद चल रही है, कम से कम 20-22 नए चेहरे आने वाले हैं, जिनमें युवा भी होंगे, जिनमें अनुभवी भी होंगे, अलग अलग जो क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं, जिनमें मतलब अलग अलग जितने आपके यूपी के हिस्से हैं वहाँ से प्रतिनिधित्व, और अलग अलग जातियों को प्रतिनिधित्व। लेकिन जातियों में भी जो मेरी जानकारी है वो ये है, ये कहा गया है कि जातियों को आप प्रतिनिधित्व दीजिए, लेकिन ऐसे लोगों को छांट करके उनकी सूची बनाइए जो अलग अलग क्षेत्रों के अच्छे जानकार हों। मतलब इस बार कवायद जो है वो अलग तरह से की जा रही है, क्योंकि ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में जो संबोधन दिया था उसमें कहा था कि मुझे उम्मीद है कि जो पंडित हैं, मतलब विश्लेषक हैं, कम से कम अब तो मानेंगे कि भाई 2022 के इस चुनाव ने 2024 की जीत को मतलब एक तरीके से ट्रैक पर डाल दिया है, उस तरफ हमें पहुंचा दिया। लेकिन चिंता सबकी अभी बनी हुई है, और वो जानते हैं कि 2014 में लोकसभा की जितनी सीटें मिली थी 2019 में उसमें से घट गई थी, 73 की 64 पर आ गई थी। तो कहीं ऐसा ना हो कि
10 साल के इस पीरियड में जो थोड़ा बहुत रहता है वो कहीं कोई करिश्मा ना कर दे, उन सीटों को घटा करके 55 या 53 पर ना ले आए। इसलिए बहुत मतलब जिम्मेदारी के साथ और सजग रह करके मंत्रिमंडल का चेहरा ऐसा बनाया जा रहा है। पिछले साल जब नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया था तो उत्तर प्रदेश से कई चेहरे लिए थे और वो अलग अलग जातियों को ताल्लुक रखते थे। मतलब एक सामाजिक जो एक समीकरण बैठाने होते हैं, जिनमें आपके लखीमपुर खीरी के अजय मिश्रा टैनी भी थे, जिनको फांसी पर लटकाने की कोशिश कर रहे थे राकेश टिकैत से लेकर के तमाम लोग, और ये प्रयास कर रहे थे कि जो सामाजिक समीकरण साधे गए हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा या योगी के द्वारा, बाद में जितिन प्रसाद को लाया गया मंत्रिमंडल में, तो ब्राह्मणों को लेकर के विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से जिस तरह के प्रपंच रचे गए पूरे प्रदेश में, और ये कहा गया कि ये तो ठाकुरों के मुख्यमंत्री हैं, ब्राह्मण विरोधी हैं। अब आप देखिए कि ब्राह्मणों में भी सेंध नहीं लगा पाए अखिलेश यादव या कोई भी, और ब्राह्मण कभी भी इनके साथ नहीं थे, ना इनके पिताजी के साथ थे। ब्राह्मण क्या कभी भूल सकते हैं कि कार सेवकों पर इनके पिताश्री ने फायरिंग कराई थी? या इन्होंने भी जिस तरीके से प्रपंच रचे हैं कि मंदिर ना बनने पाए, और बाद में बैठ करके कह रहे हैं कि साहब अगर हमारी सरकार होती तो हम 1 साल में इनसे भी भव्य मंदिर बनवा देते। तो ये सारी चीजें जितने भी थे इनके, ये काम एक्चुअल में आए नहीं। और जैसा अभी आप कह रहे थे कि अलग अलग चरणों का, मेरे सामने तो रिजल्ट हैं सारे अलग अलग चरणों के, कहीं कोई बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ नहीं। और जिन 11 मंत्रियों की मैं बात कर रहा था कि वो हारे हैं, वो इसलिए हारे हैं क्योंकि लोगों की नाराजगी थी सरकार के मंत्रियों को लेकर के, उनके कामकाज को लेकर के, उनके तौर तरीकों को लेकर के, विधायकों को लेकर के भी नाराजगियां थी। अगर थोड़ा सा और साहस कर लेते, अगर 100 के कांटे हैं तो ये बढ़ा करके 130, 35, 40 तक ले जाते तो रिजल्ट और बेहतर आ सकते थे। मुझे केवल 5वें राउंड के जो रिज़ल्ट हैं उसमें थोड़ा सा आश्चर्य अवश्य हुआ। 5वें राउंड के रिज़ल्ट जो हैं वो थोड़े से अनपेक्षित हैं। बाराबंकी, अयोध्या, प्रतापगढ़ इत्यादि में स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं रही। और फिर उसके बाद आपके छठे राउंड में भी प्रयागराज, आपके कौशाम्बी में 3 की तीनों सीटें हार गए, वो बड़ा अनपेक्षित था। तो मैं वही आपसे, ओंकार जी, आपसे वो प्रश्न पूछता हूँ, आपने अभी तक नहीं पूछा। अगर ये कश्मीर फाइल्स फिल्म जो थी ये पहले रिलीज हो जाती चुनावों के तो तो एक तो आशुतोष गैंग जो है वो पूरा आसमान को सिर पर उठा लेता, और दूसरे जो ये 273 सीटें अभी दिखाई दे रही हैं ऑन बोर्ड, ये 350 और 350 के बीच में कहीं दिखाई देती है आपको राम। इस सब के बावजूद के एक विधायकों के प्रति नाराजगी थी, वो आपके जो मंत्रियों के प्रति नाराजगी थी, जो कैंडिडेट खड़े किए थे उनको लेकर के थोड़ी सी अलग अलग क्षेत्रों में नाराजगियां थी। और हाँ, इसका निश्चित रूप से एक फर्क पड़ता अगर ये उत्तर प्रदेश में मतदान शुरू होने से 1 महीना या 1.5 महीना पहले रिलीज हो जाती, तब इसका असर देखने को मिलता हर चरण में। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाते जो उस फिल्म को देखने के बाद जान रहे हैं कि एक्चुअल में कश्मीर में 90 में हुआ क्या था। बहुत सारे लोग हैं, हमारे घर परिवार के लोग ही हैं जिन्होंने फिल्म देखी और फिर तमाम तरह के प्रश्न हम लोगों से आकर के पूछे, क्योंकि ये तो आप ये समझिए कि 32 साल पुरानी घटना है। हम लोगों को तो ख़ास तौर से भारतीयों को
पिछले 5 साल पहले किसने क्या कहा था किस बारे में, वो भी भूलने की आदत है। तो यहाँ मैं यही कहूँगा कि अगर ये फिल्म तब रिलीज होती तो ये लुटियन मीडिया जो है ये तो जरूर बवाल करता, और सो कॉल्ड बुद्धिजीवी वो भी बवाल करते कि साहब ये तो जानबूझ करके ऐसे समय फिल्म रिलीज करवाई गई है। फिल्म का तो छोड़ दीजिए, ये तो रूस ने जो यूक्रेन पर अटैक किया है उसको लेकर के भी मतलब रोना धोना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुतिन साहब जो है वो मोदी से दोस्ती निभा रहे हैं। और जो सियापा इन्होंने किया कि यूक्रेन में स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, भारतीय फंसे हुए हैं, मोदी सरकार तो अपनी जिम्मेदारी समझ ही नहीं रही है। अब बताइए कोई रो रहा है क्या? क्योंकि मोदी ने उसको भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और वायुसेना को भी लगा दिया। जो आपके पूरा उड्डयन मंत्रालय था, 4 मंत्री भेज दिए आस पड़ोस के देशों में, और 22,000 से ज़्यादा भारतीयों को निकाल चुके वहाँ से। तो अब कोई नहीं बोलेगा। जिस तरीके से कोविड काल शुरू हुआ था तब टीकों को लेकर के सवाल पूछ रहे थे कि टीके कब लगेंगे, और जब वैक्सीन तैयार हो गई तो उसके बाद उसके बारे में दुष्प्रचार शुरू कर दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। आज कोई वैक्सीन के बारे में पूछ रहा है, या कोविड के बारे में सवाल खड़े कर रहा है, या अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं कोई पूछ रहा है, ऑक्सीजन के प्लांट कितने लग गए, कोई जिक्र नहीं करेगा। क्योंकि हर संकट के समय हमने ये देखा है कि ये सरकार और ख़ास तौर से प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और युद्ध स्तर पर पूरी मशीनरी को उसमें झोंक देते हैं, और उसी का नतीजा है। इसको कहते हैं एक्चुअल में संकट के समय भी डिलीवरी। और जब आप संकट के समय लोगों का हाथ पकड़ते हैं, जाकर के उनके कंधे पर हाथ रखते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना आपके साथ, यही चीज एक्चुअल में काम कर रही है राज्य दर राज्य और चुनाव दर चुनाव। जी, मैं वापस चलता हूँ धीरेन्द्र जी के पास। धीरेन्द्र जी, ये जो 5वां राउंड था, जिसमें पिछली बार मेरे विचार से शायद 43 सीटें आई थी, और जो सबसे बड़ा राउंड था उसमें सीटें जो हैं वो हम जो थे 40 से 43 का अनुमान कर रहे थे, उसमें 36 सीटें आई। और उसका मुख्य कारण ये रहा कि कौशाम्बी में जैसे सीटें घट गई बुरी तरह से। फिर आपके यहाँ बाराबंकी में पिछली बार स्वीप था, वहाँ 3 सीटें चली गई। अयोध्या में पिछली बार स्वीप था, वहाँ 2 सीटें चली गई। 2 सीटें गई जी। सुल्तानपुर में तो बराबर, अमेठी में 2-2 हो गई। तो ये 5वें राउंड में आप क्यों देखते हैं 5वें राउंड में ये लॉस क्यों हुआ? क्योंकि 5वें राउंड में भी 40 से 43 सीटें एक्सपेक्टेड थी। मुझे लगता है 5वां राउंड जितनी उम्मीद के साथ इन्होंने शुरू किया था बहुत सारी चीजें, लेकिन जब आप वहीं फंस गए। आप देखेंगे कि जब हम लोग कुर्मी वोटर्स की बहुत सारी सीटों को गौर करते हैं तो उन्होंने इनके, हालांकि अपना दल को सारी चीजें उन्होंने जीती हैं, लेकिन इस बार आप देखेंगे पल्लवी पटेल और वो लोग सीट नहीं ले पाए। लेकिन इस बार उनके साथ, जैसे उन्होंने जब केशव प्रसाद मौर्य को हराया तो कहा जा रहा था उससे पहले ही कि वो फाइट हो गई है, शुरू हो गई है। और ये इलाका अति आत्मविश्वास में, क्योंकि जो जातीय समीकरण इन्होंने लग रहा था बीजेपी को कि हमारे साथ है, और वहां अखिलेश यादव बहुत पैर जमाने की स्थिति में उनको दिख नहीं रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे आपने देखा होगा, हम लोग अभी बात भी कर रहे थे वेद प्रकाश गुप्ता की, तो वो भी नाराजगी, चूंकि तेज जो पांडे है वो बिल्कुल लग रहा था कि जैसे वाकई अगर आप वहां का माहौल देखते, जो शहरों का माहौल है, तो लग रहा था कि जैसे उन्होंने छू लिया हो। और उस हिस्से में आपने देखा होगा जब अखिलेश इनको साथ लेकर घूम रहे थे, जो अपना दल कमेरावादी पार्टी के लोगों को,
तो उस वक्त भी भीड़ बहुत दिख रही थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं का मुझे लगता है कि कैलकुलेशन कुछ ज्यादा वहां गड़बड़ इसलिए रहा क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की सीट आपने देखा होगा सबसे सेफ सीट के साथ शुरू हुई थी। जब चुनाव शुरू हुआ था तो कहा गया कि कोई चुनौती नहीं है, लेकिन उसके बाद जिस दिन मुझे याद है वोटिंग के अगले दिन मैं उससे मिला केशव प्रसाद मौर्य से एयरपोर्ट, मतलब वो हेलीपैड पे जा रहे थे भागते हुए दौड़ते हुए, तो मैंने उनसे रोककर बात करने की कोशिश की। तो वो पहली बार उन्होंने कहा कि सब इकट्ठा होके ले लो वाइट वाइट, गुस्सा एकदम। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं 2-2 मिनट आपके सबको चाहिए जो रिपोर्टर अमूमन कहते हैं। तो उसने कहा नहीं इतना फिर मेरे पास समय नहीं। हालांकि हमने कहा जाइए अब आपका, लेकिन हम लोगों का सबसे पहला रिएक्शन यही था कि वोटिंग अच्छे से नहीं हुई है। फिर बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि वोटिंग का जो हम लोग परसेंटेज हर बार कह रहे थे कि बराबर निकला वो निकला, लेकिन वहां वोटिंग का उस तरह का रुझान मुझे लगता है कि बीजेपी के लोगों में दिख नहीं रहा था। वो कैंडिडेट्स को लेकर कुछ चीजें जरूर वहां बहुत ज्यादा चल रही थी और बीजेपी उसको कवर अप नहीं कर पाई, मुझे ऐसा लगता है। ओंकार जी, ऐसा तो नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य को हानि उठानी पड़ी हो अपने लगातार योगी विरोध की? और ऐसा कहते हैं, वैसे मैंने पता किया तो जो शेड्यूलिंग की रिक्वेस्ट होती है अलग अलग रैलीज़ की, तो वो कैंडिडेट द्वारा की जाती है। और मुझे ज्ञात हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य ने योगी जी की मीटिंग शेड्यूल करने की रिक्वेस्ट तक नहीं की। आपको लगता है इसी का उन्हें हानि हो गई, क्योंकि जो लोग जो केवल योगी के कारण और मोदी के कारण वोट दे रहे थे, उनको ये लगा कि ये अधिक महत्वाकांक्षी हैं, योगी को रिप्लेस करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इनको वोट नहीं दिया और इसी कारण वो हार गए। और हारे भी, मतलब 7-8 हज़ार की मार्जिन असेंबली में ठीक ठाक होती है। कुछ गलती एक्चुअल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की तरफ से भी हुई है। केशव प्रसाद मौर्य को कुछ हद से ज्यादा तरजीह दी गई मोदी के द्वारा और अमित शाह के द्वारा, जेपी नड्डा के द्वारा। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि नरेंद्र मोदी की जितनी रैलियां हुई हैं, जितने कार्यक्रम लगे हैं उत्तर प्रदेश में, अधिकांश में मंच पर केशव प्रसाद मौर्य दिखाई दिए थे। हमेशा करीब करीब सभी रैलियों में केशव प्रसाद मौर्य दिखाई दे रहे थे। तो ठीक है, आप रणनीतिक तौर पर उनको अपने साथ बैठा रहे होंगे, साथ लेकर के चल रहे होंगे, क्योंकि आपको इस बात का आभास मिल गया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी को डिच कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन आपका विश्वास केवल केशव प्रसाद मौर्य पर रहा। उत्तराखंड से आप रेजिग्नेशन दिलवा करके बेबी रानी मौर्य को भी लाए थे, वो महिला चेहरा भी थी, उनको भी आप मंच पर रख सकते थे अगर आप मैसेज ही देना चाहते थे। और ये तो साबित हुआ है ना नतीजे आने के बाद कि जो आधी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उसने आपकी लाज बचाने में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपने परिवारों से भी बगावत कर दी। तो महिलाओं में भी एक अच्छा संदेश जा सकता था। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं वो 100% सही है। मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था आपके कि ये केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से अलग अलग समय पर ये बयान दिए थे कि जब नतीजे आ जाएंगे तो विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये चीजें एक्चुअल में कहीं ना कहीं, अब जो वोटर है वो वोकल तो होता नहीं है। सोशल मीडिया पर कुछ आप समझ सकते हैं कुछ परसेंट लोग रहते हैं, सब तो नहीं रहते हैं, लेकिन इन चीज़ों को नोटिस हर कोई करता है कि किसके बारे में कौन क्या रुख अपनाए हुए है, किस तरह की डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बयानबाजी कर रहा है। और शायद ये एक कारण रहा है, ये एक पॉइंट रहा है। वरना जब सारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, हर जगह से अच्छे नतीजे आ रहे हैं, तो वहां से भी आ सकते थे, सिराथू से भी आ सकते थे, लेकिन वो हारे। और शायद
लोगों ने हराया उनको। ऐसे जो मैं 11 मंत्री बता रहा हूं कि इनके 11 मंत्री हार गए, तो इसीलिए हारे, जिस अहंकार का जिक्र धीरेन्द्र पुंडीर कर रहे थे कि आप इतनी जल्दी में हैं कि आप चुनाव के समय मतलब मीडिया से भी बात करने को तैयार नहीं है, सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है। हमने तो रात को बहुत बुरी तरीके से थकी हुई हालत में भी अखिलेश यादव को मीडिया से बात करते हुए देखा है, जबकि हम जानते हैं कि चुनाव से 1-1.5 साल पहले से, जब से वो सक्रिय हुए थे, वो लगातार मीडिया के लोगों से भिड़ रहे थे, मीडिया के बारे में अंट संट बोल रहे थे, बल्कि कई बार तो रिपोर्टर्स की बेइज्जती कर रहे थे। इसके बावजूद उनको पता था कि चुनाव के समय मीडिया की मुझे जरूरत है, तो वो रात को भी, देर रात भी मीडिया से बात करते थे, जिस पर मजाक भी उड़ाई लोगों ने कि क्या इतना नशा हो गया है कि ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं। साथ में वो आपके हरे कुर्ते वाले खड़े हुए थे उनके साथ जब वो बातचीत कर रहे थे। तो जब योगी को हमने देखा है, बाकी लोगों को देखा है, जहां भी मीडिया ने किसी ने रिक्वेस्ट करने की कोशिश की कि आप बाइट दे दीजिए या बातचीत कर लीजिए, वो तुरंत तैयार हो गए। और वो अपने शायद सत्ता के नशे में या इस नशे में कि प्राइम मिनिस्टर भी मुझे साथ लेकर के उड़ रहे हैं अपने हेलीकॉप्टर में, और मैं हर जगह उनकी रैलियों में मंच पर होता हूं, मैं शायद योगी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया हूं, तो वो उस चक्कर में मारे गए। बस संजय जी, आपके सवाल से पहले एक और खबर आपको सुना दूं। आज होली का मन है, इसीलिए कह रहा हूं, और आप मान नहीं रहे हैं। होली है इस बार, आपको खिलवा रहे हैं अखिलेश, आशुतोष और वो जयंत चौधरी। आज जयंत चौधरी जी ने एक और बड़ा काम कर दिया। उनकी पार्टी के अध्यक्ष जो बेचारे पिछले 20 साल से अकेले बैठे रहते थे, डॉक्टर मसूद साहब ने इस्तीफा दे दिया था शनिवार को। उन्होंने पार्टी से मतलब आज, और पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी को जो लेटर भेजा है उसमें कहा साहब टिकट बेचने और चुनाव में दलितों और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा हुई है, इस वजह से आप लोगों ने, इसीलिए आप लोगों ने जीता हुआ चुनाव हार दिया। मतलब टिकटें बेचने की बात जो है। और एक मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको थोड़ा पढ़ दूं होली के अंदाज में, क्योंकि लिखने वाले ने बड़ा अच्छा लिखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं सम्मान दे बिल्कुल दो। पढ़े बिल्कुल पढ़े करारी पढ़े हार के बाद उत्तर प्रदेश के तथाकथित नवनिर्वाचित डिप्टी सीएम जयंत चौधरी के यहाँ भी सियासी बवाल मच गया है। अभी और पूर्व मुख्यमंत्री रहे और 44 सीट वाले अखिलेश यादव एंड कंपनी से ज्यादा दिमाग खराब तो 0 सीट वाले जयंत चौधरी एंड कंपनी के थे। पिछले 10 साल से लोकदल को ढो रहे थे डॉक्टर मसूद अहमद, और 2022 में विधानसभा चुनाव का माहौल बनते ही जयंत चौधरी ने डॉक्टर मसूद अहमद को साइड लाकर चिंटू पिंटू कर लिया इकट्ठा। अब उन्होंने सीधे आरोप लगाए कि पैसे लेके बेचा, नीचे भी सॉरी लिख के आया है। लेकिन वो ये इस्तीफा हो गया, ये तय है, और टिकट बेचने का आरोप लगाया, ये भी तय है। तो ये सब चीजें चुनाव से पहले चल रही हैं। अब आप सवाल शायद आप कुछ करना चाह रहे हैं। मैं प्रश्न आपसे ये पूछना वाला था 3 डिविजन्स के बारे में। एक तो है उसमें से गोरखपुर डिवीजन और एक है आजमगढ़ डिवीजन। गोरखपुर डिवीजन में 28 सीटें, आजमगढ़ डिवीजन में 21 सीटें और वाराणसी डिवीजन में 28 सीटें। तो गोरखपुर डिवीजन में भाजपा 28 में से 27 सीटें जीतती है, और आजमगढ़ में, जिसमें आजमगढ़, मऊ और बलिया है, उसमें 21 सीटों में से सिर्फ 3 सीटें जीतती है। और वाराणसी डिवीजन में, जिसमें कि आपके वाराणसी, जौनपुर, गाज़ीपुर, चंदौली, एक इसमें भी 28 सीटें हैं। उस 28 सीटों में केवल 15 सीटें जीत पाती है, जिसमें से उन 15 में से 8 सीटें तो अकेले वाराणसी जिले की हैं, जो 8 की 8 जीती हैं। तो ये जो परिणाम हैं, इनको आप कैसे लेंगे? देखिए गाजीपुर में 7 की 7 सीटें हारी हैं, और वहां पर मनोज सिन्हा बैठे हुए सारा कार्यक्रम देख रहे थे। खासतौर से गाजीपुर और आजमगढ़ और मऊ में मनोज सिन्हा को विशेष
रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तो ये जहाँ जहाँ विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको दी गई है वहाँ ये हाल क्यों हुआ? केशव प्रसाद मौर्य हुए, मनोज सिन्हा हुए। दरअसल केशव जी की बात से, चूंकि आपने जो सवाल किया था मैं उस समय उसको जवाब नहीं दे रहा। मैं लगातार, चूंकि क्राइम के साथ टच रहने की वजह से आपको पुलिस अधिकारियों के साथ बात करने की हमेशा एक आदत होती है। आप भले ही, चूंकि वो पहली जो भी रिपोर्टिंग या नौकरी होती है उसकी आदत आपको बाद तक रहती है, वो किसी भी जॉब में आप करते हैं। मुझे याद है जैसे ही मैं वहां बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि एरोगेंस को आप काउंट नहीं कर रहे। इनकी बच्चों की, खासतौर से इनका भतीजा, इनकी बेटी, जो एरोगेंस थी केशव प्रसाद मौर्य की, उसने वहां जो सबसे बड़ी पार्टी, मैंने आपको कहा कि वहां बहुत जबरदस्त तरीके से कुर्मी वोट एक तरफा इसलिए नहीं गया कि सिर्फ, वरना बाकी सब जगह आपने देखा होगा भले ही दूसरी पार्टी से, मतलब समाजवादी पार्टी गठबंधन से उनके जाति का वोट खड़ा होगा, अकेला मान लीजिए, चाहे जाट, चाहे राजपूत, चाहे ब्राह्मण, लेकिन वहां वो जाति डिवाइड हुई है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की जो एरोगेंस है, जो योगी से अपने आप को बड़ा समझने की, मैं उसको रोक रहा था, बोल नहीं रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था, लेकिन ये बात पिछले 5 साल तक उनको सालती रही। उनको ऐसा लगता रहा कि जैसे वो इस जीत को लाकर देने वाले हैं। ये पूरी पार्टी को जीत, जो 2017 की जो 325 सीटों पर गठबंधन की जीत थी, ये बात कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को ये लगातार, और आपने देखा होगा कि योगी विरोधी जो राजनीतिक, मतलब एक जो गठबंधन होता है पार्टी के अंदर भी होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, इसमें बहुत जरूरी नहीं कि नेगेटिव हम लोग तलाश करें, लेकिन उन लोगों का जमावड़ा आपने देखा होगा इर्द गिर्द जमता रहा, बहुत बार लगा। और ये बात हम लोगों से ज्यादा आपने देखा होगा ये कास्ट लाइन पे बहुत चलती हैं बातें, वहां पूरी चीजें दिख रही थी। अब आप आते हैं, जब मैं पहले ही कह रहा था कि जब एक लीडर के तौर पर लड़ते हुए हमने योगी जी को देखा, तो अगर उनके मंडल में नहीं आती इतनी सीटें तो हम ये बात शायद इतनी ताकत के साथ नहीं कहते, क्योंकि आंकड़े सब चीजों की कलई खोलते हैं संजय जी। जो हम लोग क्यों आज भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हमको इनको सपोर्ट करना, उनको नहीं। आप देखिए अखिलेश अपने ही गढ़ में अपनी सीट की बराबर वाली शहर की सीट हार गए, जिसको उन्होंने सबसे ताकतवर सीट माना हुआ था कि साहब वहां हार गए। और याद होगा आपको इटावा का वो वीडियो कितना चलाया था, जिसमें वो भदौरिया रो रही थी तो कह दिया ये तो खत्म हो गई साहब, ये तो पहले ही निकल गई। याद है आपको उनके टूट? तो ये सब चीजें हमने गोरखपुर मंडल में देखी। गोरखपुर मंडल में नो डाउट योगी आदित्यनाथ इस समय एक आइकन की तौर पे उभर आए। 5 साल में उन्होंने जो काम किए, बाकी सब जगह गिनवाया जा रहा था तो उनके शहर में तो उसी पर मतदान हो रहा था, क्योंकि पूरे शहर में तो योगी और उनके काम या उनके विरोध में, तो योगी ने उसको फर्स्ट क्लास से पास किया। आजमगढ़ का जो गणित है, देखिए हम लोगों ने एक चीज को एक बात और बस बोल दूं कि गोरखपुर मंडल में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। जो एक सीट मिली भी है वो फरेंदा में कांग्रेस को मिली है, हाँ, फरेंदा और वो भी सहानुभूति का वोट है। वहां नारा बताते हैं ये था कि 5 बार का हारा वीरेंद्र बेचारा। जनता कभी भी किसी को जिताती है। अब आगे चलते हैं। देखिए जो बसपा की ताकत थी, आपने देखा होगा गुड्डू जमाली और इस जैसे लोग तमाम जो बसपा की रीढ़ हुआ करते थे उस पूरे इलाके में, क्योंकि मैं आजमगढ़ में खुद चुनाव कवर कर रहा था, मैं इसलिए कह रहा हूँ जहां जहां गया वहां वहां तो मैं बहुत अच्छे से देख रहा था। बीजेपी वहां, हम लोगों याद होगा मैंने खुद कहा था कि 3 सीटों पर बहुत अच्छी, मतलब 4 सीट हमको लग रहा था, तीनों महिलाएं मैंने कहा था। मैं इसलिए मुझे कोई वो नहीं होता कि मैं जब मेरा अनुमान भी गलत हो तो मैं उसको स्वीकार करते हुए चकता नहीं हूँ। लेकिन मन्ना सिंह और वो तमाम हम लोगों को, चूंकि जो ग्राउंड पर लोग हैं जो पहले खड़े हो रहे थे, वो पूरी ताकत के साथ इस बार, जो इससे पहले कभी हमने देखा नहीं था। जैसे मैं आजमगढ़ शहर की बता रहा हूँ, जहाँ मबारगंज या कुछ इस तरह की जगह एकदम, या मसाबरगंज या कुछ इस तरह से है, वहां जो लोग निकल रहे थे वो सीधे नारे लगाते हुए वोट दे के आए। मतलब उनके अंदर कोई वो नहीं था। दुर्गा प्रसाद यादव पहली बार वोट मांगने छतरियों के मोहल्ले तक पहुंचे, यानी लड़ाई पूरी ताकत के साथ थी। लेकिन जो बसपा को पिछली बार वोट मिला था, हम लोग जो बसपा की जो चिंता कर रहे थे, जो बात कर रहे थे, और आपने देखा होगा उन तमाम लोगों ने, और खासतौर से लुटियंस और इन तमाम लोगों ने जो योगी के और मोदी को बिल्कुल चूका हुआ मान रहे थे, उन्होंने ये लिखा है जो गलत लिख रहे थे कि बसपा की वजह से बीजेपी जीत गई, जबकि हुआ इसके उलट है। बसपा अपने बहुत हद तक जाटव वोट बैंक को सहेजने में कामयाब रही।
उसके पास से मुस्लिम कंप्लीट शिफ्ट कर गया। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं मुबारकपुर भी गया था। आप हंसेंगे कि ये सीट कौन सी है, वो सीट है जो गुड्डू जमाली को सपा में लाई थी और सपा ने उसको टिकट नहीं दिया और गुड्डू जमाली फिर एमआईएम से जाके लड़ने लगा। तो ये लग रहा था तमाम हालात से जैसे कि एमआईएम पे ये सीट पे लड़ रहा हो, लेकिन मैं वहीं खड़ा था मुबारकपुर के बूथ पे और मैं हंसते हुए कह रहा था, जो मुस्लिम महिलाएं बहुत लंबे बुरकों के साथ और पूरी लाइन के साथ थी, हमने कहा अच्छा पूछ के देखो। ऐसे ही मैं वहीं के स्थानीय जो वहां का, मुझे आज भी याद है, कोई रिपोर्टर वहां था, वो सारे जो आजकल जो सारे अखबार वाले भी अब वो करते हैं वीडियो वाला रिपोर्टिंग वो कर रहे थे, तो वो कह रहे थे साहब मैं यहाँ 20 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और गुड्डू जमाली जो है बहुत ही ताकतवर है। आप वहां जाके देखेंगे वो पूरा का पूरा वोट शिफ्ट किया है समाजवादी पार्टी पे। तो आजमगढ़ का जो गणित था वो पूरी तरह दोनों वोटर्स बहुत ताकत के साथ निकले और मुस्लिम वोटर एक मुश्त रहा और यादव वोटर के साथ वहां संख्या ऊपर देख रहे थे। तो बीजेपी जिस तरह से उसको उम्मीद थी कि वहां अगर बट जाता वोट, जो डाटा वोट बिल्कुल नहीं टूटा। मैं फिर कह रहा हूं आपको 13% के करीब लगभग आपने वोट देखा होगा, 12 पॉइंट समथिंग है। तो ये 14% हम लोग जाटव वोट को मानते हैं जो टोटल में से, तो वो वोट बैंक उसको मिलता रहा ज्यादातर जगह और ज्यादातर वो महरूम रह गए। उसी तरह से अगर आप देखेंगे आजमगढ़ उसके बनारस में आप नीलकंठ तिवारी का जीतना इस चुनाव के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक मानिए, उनको दूसरे गुप्ता जी मानिए। वेद प्रकाश गुप्ता है दूसरे, बिल्कुल। हाँ वो ये उससे बड़े वाले थे। उस दिन भी झगड़ा कर दिया, जिस दिन वोटिंग थी उस दिन भी उसको गार्ड को कह रहे तू मुझे पहचानता नहीं। वो होम गार्ड बेचारा किसको पहचाने, वो इतना कंफ्यूज था, वो सिर्फ मोदी जी को पहचाने हुए था और वो सही पहचाने हुए था क्योंकि वोट उन्हीं के नाम पे मिल रहा था, लेकिन इनको ये यकीन था। तो वो आप बाहर देखेंगे, मैं देख रहा था उस रैली में भी था तमाम लोग जो इनके टिकटों का बंटवारा था, खास तौर से जो इनके सहयोगी पार्टियां भी थी, आप उनके टिकटों के बंटवारे को भी आप देखेंगे। ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये योगी जी की लहर और बीजेपी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसको जो है वाकई दिल से देना चाहिए कि इसके बावजूद दिया। आप वहां उनकी एरोगेंस देखिए, जो वहां से बाहर निकलते ही पटेल साहब एक खड़े थे, मैं उनसे जब उनके वहां था तो उन लोगों का जो ज्यादातर चर्चा इस बात पे हो रही थी कि यार अगर ये जीतेंगे, मतलब अपनी पार्टी के लिए कह रहे थे, अपना दल, और उसमें तो सीट इनको मतलब मंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, और बात पैसे की थी। तो ये चीजें जनता तक पहुंचती हैं। मोदी लास्ट मोमेंट पे आपने देखा होगा आखिरी रैली उन्होंने वहीं की, बनारस में की, बनारस के बाहर, और किस सीट पे की, जिस पर वो अपना दल की कैंडिडेट को जिताने के लिए लड़ रहे थे। तो सवाल यह है कि एक आदमी से आप पूरी ताकत नहीं खींच सकते। मुझे लगता है ये बड़ा कारण रहा, इनके लोगों को ये लग रहा था कि वोट तो लाना मोदी को, हारना तो मोदी को, जीतना तो वो जितना अपना लड़ सकते थे उतना मुझे लगता है मैसेज देने में पूरी ताकत। जबकि वाराणसी मंडल इस पूरे देश की सबसे ज्यादा चर्चाओं का केंद्र है। अगर आप अब बनारस जाके देखेंगे तो मैं कह रहा हूं, जब मेरी गाड़ी वहां से निकल रही थी, आप याद कीजिए जब आप मेरे शायद जब आप उससे ऊपर की तरफ चलते हैं, गोदोलिया से ऊपर की तरफ, जहां बड़ी बड़ी वो है, जहां पहले गेट हुआ करता था, मेरे जगह से थाना है मेन रोड पे ही, मेरे जहन से निकल रहा, मैं अभी आपको बता दूंगा। तो आप समझिए एक आदमी ने स्कूटर पे चलते चलते सुबह ही सुबह कहा कि यहाँ क्यों आ रहे हो तुम गाड़ी लेके, क्यों पहुंचते हो यहाँ तक। यानी इतनी भीड़ आने लगी कि उनको ये समझ में आना बंद हो गया कि वो लोगों से बिहेव कैसे करें। तो वो एक सफलता का नमूना था, इकोनॉमिक भी, आर्थिक, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सबसे बेहतर इस चुनाव तक। अगले चुनाव तक मुझे लगता है अयोध्या तैयार हो जाएगा, लेकिन इस चुनाव तक सबसे बेहतर काम था वो। लेकिन इसके बावजूद वहां हारना, तो इस पार्टी को जो रेट्रोस्पेक्ट करना है, खासतौर से हम लोगों को, तो खैर जर्नलिस्ट तो हर बार करता ही है, हम लोग इसके बावजूद अभी ये नहीं मान रहे कि हम लोगों ने इतना कर दिया। हम लोगों को कुछ कुछ जो हमारी कमियां हैं उनको फिर दोबारा दूर करना है, क्योंकि अभी आप थोड़ी देर बाद आपको मालूम नहीं है, आप आज खोज रहे होंगे उनको कि वो दिख नहीं रहे हैं आपको, आशुतोष जी है वो सब बुक करा चुके हैं ट्रेनें गोधरा की तरफ की, 24 की स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। नहीं वो गुजरात के पे पहुंच चुके हैं। वो कह रहे हारेगा, और जिस दिन कह रहे एक दिन हारेगा उस दिन कहेंगे हमने तो बताया था कि हारेगा। ये 2013 में बता चुके कि हारेगा, वो भले ही जिस समय हारे। और एक और मैं आपको खबर दे रहा हूं, चूंकि आज खबरों का ही दिन है, कि साहब विनोद कापड़ी ने कहा कि वो गुजरात फाइल बनाएगा, उसी सच के साथ बनाएगा, और उसने तय कर लिया है। लेकिन मोदी जी उसको ये अनुमति दे कि वो मतलब एश्योरेंस दे कि ये फिल्म रिलीज होगी। मतलब कोई उससे, मतलब ये कोई आदमी उससे पूछे, ये सिर्फ जो दरअसल
एक नफरत का गैंग है। उनको मालूम है कि सो कॉल्ड ध्रुवीकृत समाज जो है उनकी घृणा को पानी देने के लिए है, और वो उसके लिए उनको मालूम है। वरना तो कोई पूछे कि क्या विनोद अग्निहोत्री, ये मतलब विवेक अग्निहोत्री, क्या पहले प्रधानमंत्री से रुक का साइन करवा के गया था कि मेरी फिल्म रिलीज होगी? उसको तो भाई को थिएटर भी नहीं मिल रहे थे। अब तुम फिल्म ही ऐसी बनाते रहे हो कि कौन सी वो फिल्म थी, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है, मिस टनकपुर हाजिर हो, भैंस के हम्म। साथ हुए रेप को आप जो है फिल्म का कहानी बना के लाए हो, और उसके बाद उम्मीद कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें अभी चलेंगी। अब गुजरात तक चल रहा है इनको। जी, तो दर्शकों से अनुरोध कि कृपया आप अपने प्रश्न पूछें, जब तक कि मैं अंतिम प्रश्न लेता हूँ। अंतिम प्रश्न शॉर्ट में पहले ओंकार जी से, क्या 2024 की पिच तैयार हो चुकी है या इसमें अब कुछ परिवर्तन संभव है? क्योंकि मुझे लगता है कि गुजरात और हिमाचल भी इसी दिशा में जाएंगे, और राजस्थान तो मैं यहाँ बैठा ही हूँ, मैं आज से ही प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि यहाँ भी वही होना है। और बचा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में तो ज्योतिरादित्य के जाने के बाद तो मुझे लगता है कि उसी के कारण तो जीते थे ये, चंबल के कारण। तो 2024 की पिच तैयार हो चुकी है कि क्या आपको लग रहा है वही 2019 दोहराया जाएगा? देखिए, हर चुनाव जो है वो महत्वपूर्ण होता है। हम ये बिल्कुल मान करके नहीं चल सकते हैं कि अगर अब 5 में से 4 राज्य भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिए हैं, तो आगे आने वाले सारे चुनाव जो है वो जीत ही लेगी, 100% जीत ही लेगी। हर चुनाव के लिए किसी भी पार्टी को अपना बहुत कुछ झोंकना पड़ता है, लगाना पड़ता है डेडिकेशन के साथ, और वो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में कमी नहीं है। हर स्तर पर, बल्कि इनको तो आरोपित किया जाता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने चुनावी मशीनरी बना दिया है। 2022 के आखिर में गुजरात भी है, हिमाचल भी है। एक पहाड़ी राज्य किसी तरीके से बचा है, जिसके बारे में हम भी श्योर नहीं थे कि वो बच जाएगा। दूसरा पहाड़ी राज्य जहां पर जितने उपचुनाव अभी हाल में हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी हारी है, एक एमपी का चुनाव भी हारी है, तो वहां मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरे, हमें यह भी नहीं बोलना चाहिए, जिसका आपने जिक्र भी किया है, अगले साल यानी 2023 में, 2024 से पहले कर्नाटक में भी चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी हैं, तेलंगाना में भी हैं, और पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में भी चुनाव हैं। तो सारे चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को कमर कसनी पड़ेगी। पूर्वोत्तर में हालांकि कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में वो बहुत अच्छे बहुमत के साथ आई थी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरे तरीके से हारी थी। तो देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी क्या है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक्चुअल में अब आकर के भाजपा नेतृत्व की परीक्षा भी होने वाली है। छत्तीसगढ़ में क्या डॉक्टर रमन सिंह की जगह कोई और लीडरशिप को खड़ा करेंगे, या राजस्थान में क्या ये वसुंधरा राजे का कोई विकल्प तलाश कर पाएंगे? कुछ ऐसे कठिन सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी तलाश नहीं पा रही है अभी। क्या मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज चौहान के साथ ही जाएंगे, या वहां कोई नया नेतृत्व आएगा? क्योंकि ये अब इनकी कमजोरियां बन गए हैं तीनों चेहरे। अगर कोई 15 साल तक किसी राज्य में लगातार मुख्यमंत्री रहा हो, तो उसके खिलाफ, मतलब पार्टी के खिलाफ नाराजगी हो या ना हो, पर उस चेहरे को लेकर के लोग कई बार उकता जाते हैं, नया चेहरा देखना चाहते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा इन राज्यों में करने के लिए तैयार है? जिस तरीके से गुजरात में न केवल मुख्यमंत्री रातों रात बदल दिया था, पूरी कैबिनेट बदल दी थी। उत्तराखंड में आपने बम्पर टू बम्पर जिसे कहते हैं कि 3 मुख्यमंत्री जो है, 2 मुख्यमंत्री चेंज कर दिए, तीसरे को ले आए। क्या इस तरह से आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जहां जहां इस तरह के चेहरे हैं, क्या उनको चेंज करके आप नए चेहरों को सामने लेकर के आ पाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है मेरे दिमाग में। जी, धीरेन जी। देखिए 2024 में मैं ये मानता हूं कि हर बार नए परिस्थितियां होती हैं, लेकिन हम लोग जो उम्मीद करते हैं, जो मौजूदा समय के आधार पर अगर हम लोग उसको देखेंगे तो बीजेपी काफी आगे दिखती है इस वजह से, जो मौजूदा समय है।
लेकिन इसी के साथ आप एक ऐसे युद्ध को देख रहे हैं जिसके परिणाम अभी हमारी अर्थव्यवस्था पर होने हैं। क्योंकि इस पूरे चुनाव में आपने देखा होगा, भले ही वो नैरेटिव काम नहीं किया, लेकिन महंगाई एक मुद्दा जरूर थी इस तरह की। अगर लोगों को यकीन होता उस लीडरशिप पे, जो सामने कोई लीडरशिप जो अपोजिशन में खड़ी होती है, तो शायद वो इस पर कंसंट्रेट भी करती, शायद उस पर बात भी करती। लेकिन अभी के हालात जो मुझे दिख रहे हैं, अगर ये कंटिन्यू परसिस्ट करता है, तो भले ही हम लोग भले ही उस पर बातें ज्यादा नहीं करते यूक्रेन वाले युद्ध पर, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमको दिखेगा। और 2 साल हम लोगों की इकोनॉमी कोरोना के चलते बिल्कुल उस पर रही, और अगर 1 साल ये इससे खिंचती है तो मुझे लगता है कि कुछ और समीकरण बनते दिखेंगे। लेकिन राहुल गांधी जब तक पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं बीजेपी के लिए वोट लेने के दिलाने के लिए, तब तक मुझे नहीं लगता कि मैं उस पर बहुत ज्यादा चिंतित रहूंगा। क्योंकि अभी अभी उन्होंने पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाई कि पंजाब में बीजेपी आए, लेकिन वो बीजेपी के लोगों ने, विचारों ने नहीं कोशिश की कि वो आ पाए, तो इसलिए पंजाब में राहुल गांधी जी की कोशिश बेकार हुई। लेकिन बाकी सब जगह वो सफल रहे। अभी वो आप देख रहे होंगे CWC और G23 और सबके साथ है। वो इसलिए नहीं है कि वहां कोई दिक्कत है, वो इसलिए है कि कहीं गलती से गुजरात में बीजेपी मतलब कांग्रेस ना आ जाए, तो उसको रोकने के लिए तमाम कदम वो उठाने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि वो पूरी कोशिश चल रही है। जब तक आपके पास इस तरह का विपक्ष है जिसके पास उम्मीद इस तरह की हो, आप देखिए जिस बाला साहब ठाकरे की तारीफ फिल्म में हो रही है, उनके बेटे मुख्यमंत्री होते हुए वो सोच रहे हैं कि वहां उसको टैक्स फ्री ना करके मुस्लिम वोट उनको मिल जाएगा, तो मुझे लगता है कि बहुत हैरानी की बात होगी। और ये सब असमंजस इस पार्टी को ताकत, देखिए बीजेपी 1989 में उतनी बड़ी गुनाहगार है, वो कोई कमजोर गुनाहगार नहीं है, क्योंकि उसके नेताओं ने भी कोई गाना नहीं सुना दिया था बाद में आके, लोरी नहीं। लेकिन भारतीय जनता इतनी समझदार जरूर है कि उसको मालूम है कि किसी ने उस गलती से सबक सीखा या नहीं सीखा, किसी ने उसको आत्मसात किया कि नहीं, तो वो उसको आज बीजेपी पर उम्मीद दिख रही है। नहीं तो आपको भी अच्छे से मालूम है और हमको भी मालूम है कि 91 तक, मतलब जब तक 90s में, तब तक चंद्रशेखर नहीं आए, तब तक वीपी सिंह की सरकार को उनका समर्थन था। उसमें कोई वो नहीं थी, कोई ऐसा काम नहीं था कि उनको नहीं पता चल रहा होगा, सबको पता चल रहा था। उन्होंने भेजा भी था जगमोहन को प्रेशर, अगर यही माना जाता है तो। लेकिन मुझे लगता है कि आज की जनता, और ये मुद्दा जो इस तरह की पिक्चरें आई हैं जो कश्मीर फाइल पर, जिस पर मुझे लगता है कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, और चूंकि उसने बहुत सारी चीजें इस तरह की कर दी, चूंकि बात हुई नहीं है, लेकिन मैं कुछ लिए बैठा था कि खजाइनुल फुतह की किताब से मैं बताना चाह रहा था कि तूतीय हिंद जो है यानी हिंदुस्तान का तोता, प्यारा सा तोता, जो निजामुद्दीन औलिया साहब का सबसे प्यारा चेला था, और हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब का सबसे बड़ा नायक था, उसने लिखा है युग के खलीफा की तलवार ने, जो कि वास्तव में इस्लाम की दीपक है, हिंदुस्तान का समस्त अंधेरा दूर कर दिया, केवल माबर शेष रह गया था। और माबर की समुद्र से दिल्ली से इतनी दूरी है कि 1 साल में वहां पहुंचे, लेकिन वहां भी सुल्तान ने काफिरों का सर्वनाश कर दिया। तो ये इस तरह की चीजें इस फिल्म से डिस्कशन में आई हैं, तो मुझे लगता है ये चीजें और बढ़ेंगी। और विपक्षी जैसे बजाय इसके कि वो कश्मीर फाइल पर कुछ कहते, अखिलेश यादव ने उस पूरी वोटिंग के लिए जो उनको मिली है उसके साथ उन्होंने खड़े होकर दिखाया। उन्होंने कहा कि साहब लखीमपुर फाइल भी बननी चाहिए, फिल्म जरूर बननी चाहिए, लेकिन लखीमपुर पर जो जनता को फैसला देना था वो दे चुकी। याद होगा आपको रफाइल वाला मसला भी याद होगा कि रफाइल पर आज तक आप नोटबंदी पर वोट मांग रहे हैं, नोटबंदी पर जनता 4-5 बार फैसला चुना चुकी। तो 2024 में इनके लिए जो जीत का कारण दिखाई देता है वो इसीलिए दिखाई देता है कि ये लोग इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बने रहें, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी के कान में कुछ कहें या मुलायम सिंह यादव उनके कान में कुछ कहें, लेकिन वो कहते रहें। ये रहे। आइए अब चलते हैं प्रश्न पर। अब तो सहयोग के लिए उनकी बहन भी आ गई है, उनकी मदद करने के लिए। अब प्रश्न ले लेते हैं, कई सारे प्रश्न आ गए हैं, और उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप इसे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमें सपोर्ट करें। हमें आप सपोर्ट करने के साथ साथ हमें फॉलो भी करें। और आपको ये भी सूचना है कि हमारा जो नया चैनल है जयपुर डायलॉग्स विमर्श, वो पूरी तरह से एक्टिव है, उसको भी आप फॉलो करें, क्योंकि उस पर हम लगातार
वीडियो भी डाल रहे हैं और साथ में वो बैकअप चैनल के रूप में भी काम आएगा। प्रश्न सिद्ध, थैंक यू। द स्ट्रगलर्स क्लब, क्या जाट वोटर यूपी की राजनीति में उतना बड़ा फैक्टर है जितना मीडिया डिपिक्ट करता है? मेरे विचार से मीडिया दोनों ही को हमारे एक्चुअल पैनलिस्ट ना कर चुके हैं इसके उत्तर के। मीडिया को एक्चुअल में जाटों के बारे में कोई जानकारी नहीं, और मैं तो बहुत सालों से कहता हूं कि मीडिया में अधिकांश लोग वो बैठे हुए हैं जो ऐसे स्कूलों में पढ़े हैं जहां ग्रामीण जो समाज है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती, कोई पाठ्यक्रम में भी नहीं होता है। और ग्राम समाज का किस तरह की परंपराएं, किस तरह के तीज त्योहार, किस तरह का वहाँ का जनजीवन, किस तरह के आचार विचार, ये सब उनका कोई लेना देना नहीं है जो मीडिया में काम कर रहे हैं। हाँ, राकेश टिकैत उनको एक ऐसा हवा मिल गया था जिसके वो आधे आधे घंटे, एक एक घंटे के इंटरव्यू रोज प्रसारित करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उससे टीआरपी मिल जाएगी। मतलब जो भोंडे तरीके से बात करे, उनको लगता है कि ये हमें टीआरपी दे सकता है बैठे बिठाए, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी आए चोखा। और इस गलतफहमी में उनके संपादकों को भी, उनके स्टूडियो में बैठे हुए एंकर्स को भी ये लगता था कि जैसे पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो अब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के पीछे लामबंद हो जाएगा राकेश टिकैत के लिए। और उसी भ्रम में शिवसेना के नेता संजय राउत भी पहुंच गए उनके साथ लंच करने के लिए राकेश टिकैत के, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो 100 कैंडिडेट हम खड़े करेंगे उसमें राकेश टिकैत कुछ मदद कर दे, क्योंकि वो गाजीपुर में उनसे मिलने गए थे। तो ऐसे ऐसे कार्टून हैं जिनके बारे में बात ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। जाट कभी भी निर्णायक फैक्टर वेस्ट यूपी में नहीं रहे हैं। हरियाणा में जरूर उनकी आबादी कुछ ज़्यादा है और करीब 40 सीटें हैं विधानसभा की, जहां वो थोड़ा बहुत हस्तक्षेप करते हैं, यानी प्रभावी भूमिका में रहते हैं। पर जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है, मेरे विचार से 10 सीटें भी विधानसभा की ऐसी नहीं होंगी जहां वो नतीजा बदलने की कुव्वत रखते हों। तो इसलिए ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए जो लुटियन मीडिया ने बहुत सारे दर्शकों के दिमागों में डाल दिया कि जाट वोट जो है वो निर्णायक हो सकते हैं वेस्ट यूपी। जी हाँ, 33 में से सिर्फ 8 सीट जीती आरएलडी। डॉक्टर शर्मा, रीजन फॉर लेस नंबर ऑफ सीट्स इन लेटर राउंड्स इज इंडिकेशंस फॉर शिफ्टिंग इन बिहार। धीरेन जी। Reason for the less number of seats in the latter round is indication for shifting in Bihar. मैं समझ नहीं पा रहा इस सवाल कि को। बिहार में जो राजनीति शिफ्ट हुई है उसका असर इधर पड़ा है क्या? मुझे उसका बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं उसको इस तरह देखा भी नहीं हूँ कि मैं ये कह दूँ ईमानदारी से। लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट की सीटों पर जो लास्ट वाला राउंड है वही ज़्यादा आपको लगेगा, 10 में से 10 जिसमें से साफ होगी वो अलग है, लेकिन उसका बिहार की राजनीति का बहुत ज़्यादा यहाँ फर्क रहा होगा वो मुझे नहीं लगता। वहाँ का जातीय समीकरण और जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स और वो जमे रहे और नहीं हो पाया, जो चेंज होने की उम्मीद थी, जो बसपा का वोटर शिफ्ट हो रहा था वो कम से कम बीजेपी की तरफ तो नहीं दिखा, वो जो गया हुआ शिफ्ट था वो पूरा चला गया। इस वजह से मुझे लगता है ये कारण ज़्यादा बड़ा रहा। और मनोज सिन्हा या फिर केशव प्रसाद मौर्य, उन लोगों का जो ग्राउंड से बिल्कुल जिनका मुझे लगता है कि हवा के लिए लीडरशिप है, क्योंकि मनोज सिन्हा कभी भी वहां जमीन के नेता के तौर पर रहे हो ऐसा तो कभी नहीं रहा है, मतलब कि उनको कि उनका आसपास की सीटों पर असर रहा हो। और हम लोग भी तभी मनोज सिन्हा मतलब जो सिंसियर जर्नलिस्ट हैं, जो जर्नलिज्म करते रहे हैं, वो भी मनोज सिन्हा को तभी जानना शुरू हुए जब वो सेंट्रल की राजनीति में योगी और मोदी और अमित शाह के तरफ से बढ़ाए गए। क्योंकि उन टिकटों का, सीटों का जो आप पूछ रहे थे, मतलब संजय सर जो आप बता रहे थे, उसी में मैं ऐड कर दूं कि उन सीटों पर टिकटों के लिए जो टिकट निर्धारण हुआ था उसमें भी मनोज सिन्हा की काफी मानी गई थी, काफी राय ली गई थी। तो मुझे लगता है कि गलत घोड़ों पर दांव लगाना वो ज्यादा बड़ा कारण रहा। बिहार की राजनीति से तो मुझे नहीं लगता, हालांकि लोग चूंकि वहाँ इलाका है बराबर में बिल्कुल जुड़ा हुआ है सीमांत, उससे बहुत फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं। हाँ जी हाँ, और वैसे यदि देखा जाए तो जो
जो बिहार का लगता हुआ इलाका है उसमें बीजेपी ने सबसे अधिक सीटें जीती थी, जो उत्तर प्रदेश से लगता हुआ है। नेक्स्ट। इस पर Strugglers Club, do you think Muslim women in UP have at all voted for BJP as data? मैं बताता हूँ, इस पे एक उदाहरण के साथ देता हूँ। याद होगा हम लोगों ने बात की थी 2-3 गाँव का, मैंने आपको नाम बताया था संजय जी जब हमने किया था। एक मानकी है देवबंद में, जहाँ जब मैं वो मुस्लिम बाहुल्य गाँव है, काफी बड़ा गाँव है। तो जब मैं गया तो वहां तुरंत प्रधान निकल के आया और बहुत सारे लोगों, मेरी आदत थी प्रधान जी से पूछ ले क्या कह रहे हैं, उनके घेर में अमूमन लोग सब मिल जाते हैं। तो वहां मिल गए और उन लोगों ने जो बताना शुरू किया कि साहब हम बीजेपी को वोट देंगे। अरे मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो भाई तुम? तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए कर रहे हैं कि इस गांव में इतने मकान बने हैं, इतने गरीब मुसलमानों ने जिंदगी में नहीं सोचा था, ये सड़क पहली बार बनी है। राजेंद्र राणा को हमने 2 बार वोट, जो सपा का था, कि हमने 2 बार दिया लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, और इस बार हम पूरा वोट योगी जी को देंगे। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, वो पूरी उत्ते, और एक लड़का भी बुलाया गया जिसने बोल के बहुत नारों के साथ योगी जी की तारीफ की। और मैंने कहा कि मैं चलने लगा तो मेरे कैमरामैन, चूंकि वो दूसरे राज्य के हैं, उन्होंने कहा साहब यहाँ तो एकदम योगी जी की लहर चल रही है। तो मैंने हंसते हुए उस रिपोर्टर से कहा, हमने कहा इस गांव का मुझे वोटिंग बूथ बताना कितना रहेगा, क्योंकि ये जितने लोग खड़े थे ये तो बहुत बड़ी संख्या है। अगर ये दाही में योगी जी को वोट मिले तो मुझे मेरे आंकड़ों पे दोबारा सोचना पड़ेगा। उसने फोन करके बताया उसी दिन, कहने साहब 1 वोट उस गांव से निकला है। तो एक वोट तो मिला, चलिए खाता तो खुल गया। वो किसका था जरूरी नहीं ना, वो उनका रहा वो, क्योंकि वो दूसरे। इसी तरह से भैसाणी इस्लामपुर है, भैसाणी इस्लामपुर पुंडीर राजपूतों का जो कन्वर्टेड है, उनका बहुत बड़ा गांव है। 10,000 का वोटिंग पोलिंग है। और वहां जो है लड़कों ने जो हल्ला मचा के, मुझे, मैं भी हैरान था उसका, बल्कि वीडियो पड़ा है हम लोगों के चैनल पे भी, लाखों लोगों ने देखा, जिसमें उसने कहा साहब योगी जी ने जो कानून व्यवस्था सुधारी, नहीं तो ये लोग जितने बोल रहे हैं आपके सामने, ये सबके इनके पजामे में से नाड़े खोल के बदमाश इन्हीं को बांध देते, खेत में डाल देते, गन्ने खेत में सारी रात पड़े रहते थे, सवेरे खुले थे। तो कहना योगी जी ने जो करा, तो मैंने सोचा हाँ भाई इस बार तो मुझे भी लग रहा है गांव बदल रहा। वहां भी दर्जनों में ही आई वोट, बाकी कुछ दिखा नहीं 10,000 की वोट। तो इसीलिए ये सिर्फ चूंकि सैचुरेट जुमले हैं, ये सिर्फ जुमले हैं, ये अखबारों वालों की बातचीत होती है, बहुत ज्यादा इसका कोई अर्थ होता नहीं। नेक्स्ट। कूल डूड, सबको प्रणाम। केपी मौर्य क्या फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे या फिर पार्टी प्रेसिडेंट? रूमर्स ऐसे हैं। एंड क्या कांग्रेस जैसे बीजेपी में बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो रहा है? देखिए बताइए ओंकार बहुत जी। चर्चा चल रही है, मैं आपको ये बताऊं, अभी भी हम लोग जैसे देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अफवाहों की बात कर लेता हूं, बाद में उनके ग्राउंड पे जाऊंगा। जब मैं कल होली खेलने अपने घर गया, गांव गया, तो वहां हर आदमी ये माने बैठा है कहले साहब संगीत सोम को भी मंत्री बनाया जा रहा है और उसको विधान परिषद में ले रहे, और उसके बाद उसको राणा को भी ले रहे। तो मैंने हंसते हुए कहा ये जो जीत के आए, जितने 273, ये क्या हवा में नाचने के लिए आए? तो इनको ले लेंगे। तो मौर्य को जरूर रखना है, लेकिन उप मुख्यमंत्री बना पाना, मतलब इस पर बड़ा अभी भी वो है। क्योंकि देखिए अभी भी सर 2 चीजें, आज की बात जो मैं कर रहा हूँ वो अभी आज ही डिटेल में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, जो वहाँ बीजेपी के ईस्टर्न यूपी के प्रभारी थे। उनका कहना ये है कि राजभर वोट और मौर्य वोटर्स, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये वोट बहुत बड़ी संख्या में है, ये इसलिए भी कि जो बेसिक नैरेटिव्स है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का या हिंदुत्व का, उनके शब्दों कहूं, उसमें ये दोनों आगे अग्रिम कौम है, मतलब ये लड़ने वाली कौम उस तरफ है। तो वो कह रहे थे कि हम जो है उनको ये नहीं कर सकते कि किसी भी तरह से उनकी, चाहे वो जीत हो हार हो, उनकी शक्ति को कम करे। तो केशव प्रसाद मौर्य और बेबी रानी मौर्य में मुझे अभी भी लगता है कि केशव बेबी प्रसाद रानी मौर्य जाटव है, वो मौर्य नहीं है। हाँ जी, बेबी रानी मौर्य तो जाटव हैं। हाँ नहीं, लेकिन वो मौर्य ही लिखती है। लिखती मौर्य है लेकिन है तो हाँ जाटव। वही, तो उनको सब लोगों ने यही कह के वो भी माना है कि उनको बनाया जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य उनके मुकाबले तो ज्यादा वो लीडर है। इस बार वो मुझे लगता है वो मान भी चुके हैं कि वोट योगी जी को मिलता है, मुझे नहीं। तो मुझे लगता है उनको रखा जाएगा। जी, सेंट्रलाइजेशन के बारे में क्या कहते हैं ओंकार जी? देखिए ये तो हकीकत है, इसको स्वीकार करके चलना पड़ेगा।
और ऐसी पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर कई राज्यों में काम कर रही है, कई राज्यों में सरकारें हैं, वहाँ पर एक सेंट्रल लीडरशिप अगर प्रभावी भूमिका में नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा? कैसे संतुलन आप साध करके आगे बढ़ेंगे? 2-3 चीज़ें हैं, अगर आप जो टॉप लीडर आपके रहते हैं, वो अगर प्रभावी नहीं हैं, यानी डिसेंट्रलाइज़ कर दिया जाए, सारा कुछ प्रदेश अध्यक्षों के ऊपर छोड़ दिया जाए या चीफ मिनिस्टर के ऊपर छोड़ दिया जाए, तो पार्टी काम नहीं कर सकती है। जो टॉप लीडरशिप होती है, वो उसकी स्वीकार्यता जो है वो हर स्तर पर, यानी सेंट्रल की जो उनकी का जो संगठन है उसमें भी और जो प्रदेश स्तर के संगठन है उनमें भी, जब उसकी स्वीकृति होती है 100%, तभी जाकर के कोई राष्ट्रीय पार्टी खड़ी होती है या आगे बढ़ती है। उसका पूरा नियंत्रण ना हो तो सब गड़बड़ा जाता है, जैसा कांग्रेस में हम देख रहे हैं। तो ये हर चीज के लिए ये कह देना कि साहब सारे फैसले दिल्ली से हो रहे हैं, मेरे विचार से ठीक नहीं है। और जब तक दिल्ली से लिए जाने वाले फैसले गलत साबित ना हो, तब तक उस पर सवाल भी मेरे विचार से उठाना सही नहीं है। सवाल उठा लीजिए, जी पर वो अगला ठीक प्रश्न नहीं। है शैंकी सिंह, धन्यवाद जी। हेरत मारू, फेज 7 और 5 में कहाँ मुश्किल हो गई बीजेपी को? फेज 7 तो देखिए एक्सपेक्टेड था, हम लोगों ने भी 27 से 30 का ही अनुमान किया था, 27 आई उसमें। यद्यपि आजमगढ़ में 0 नहीं एक्सपेक्टेड था, ये निश्चित रूप से आजमगढ़ और गाजीपुर में जो आजमगढ़ में 0 इस है, बार बढ़ती हुई दिख रही थी। हाँ आजमगढ़ में बढ़ती हुई दिख रही थी, तो वो तो ठीक नहीं है। फेज 5 का हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। रीना रोहिला, अगर राजभर ने बीजेपी से हाथ मिला लिया तो अब्बास अंसारी का क्या होगा? क्या उस पर बुलडोजर चलेगा? उसका तो बुलडोजर वैसे भी नहीं रुकेगा, क्योंकि उसको तो मोदी जी, वो योगी जी उसी दिन से ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे, जब मेरा इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था, जब मैंने उनसे सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि हाँ, इस दौरान जितनी देर तक रिपेयरिंग के लिए गए हैं, कुछ लोगों ने सिर निकाला है, उनकी फुसफुसाहटें शुरू हुई हैं, तो अभी कुछ दिन बाद फिर कानून उनको रास्ता दिखाएगा, बचाएगा। तो उनको याद है कि अब्बास अंसारी, मुझे लगता है पहले तो एकदम जैसे राजभर हाथ मिलाएंगे वो सबसे निकल के भागेगा, वहां से पहले ही भागना पड़ेगा उनको, और उसके बाद वो अभी वो होगा भी यहाँ, या मुझे नहीं लगता कि वो होगा, क्योंकि कल से परसों से आपको देखा होगा, सबसे पहले तो ओंकार सर के शहर में ही चल गया है, बदन सिंह बद्दो के उस पे जो बुलडोजर चल चुके हैं, अब तो शहर में लगातार चल रहे हैं, तो काम तो जारी हो गया है। आपको मालूम है, शायद एक छोटी सी चीज बता दें कि यहाँ जो है, मेरी समझ में नहीं आया, जाकि खबर तो लिख दी लोगों ने लिख दिया, जहाँ पहले उन्हें 5,000 रुपए किराया मिल रहा था बुलडोजर का, जब से ये बुलडोजर चलने लगा, तब से किराया 12,000 रुपया हो गया उनको मिलने लगा है, क्योंकि बुलडोजर महंगा हो गया है। ये नई बात है, मतलब मैं अभी इसको कितना समझू, अखबारों में तो आया है पूरी गंभीरता से, अब ये होली के लिए लिखा जा रहा है या क्या, ये मैं नहीं जानता। जी नेक्स्ट, टॉलरेंट, ओहो बड़ा लंबा नाम है सर। इज इट टाइम टू अप्रोप्रिएट क्रिटिकल इन्वेजन थियरी इन इंडिया लाइक क्रिटिकल रेस थियरी इन यूएसए? आज के इससे संबंधित नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड और लंबा जवाब होगा, तो मैं इसको बाईपास कर रहा हूँ। वरुण जुयाल, प्रणाम, भाजपा को क्षेत्रीय छत्रपों पर निवेश करना पड़ेगा जिनकी 1970 के बाद का जन्म हो, कम से कम प्रदेश अध्यक्ष तो किसी युवा को बनाया जाना चाहिए, जैसे देवेंद्र फडणवीस जी पर भाजपा ने 2009 से किया है। तो उत्तर प्रदेश का तो मुख्यमंत्री भी 1970 के बाद की हाँ, पैदाइश है, युवा ही है बहुत। युवा ही है तो बिल्कुल सही। वैसे बात सही है, क्षेत्र हाँ, युवाओं पर थोड़ा ध्यान तो 70 के देना ही बाद की पड़ेगा। लीडरशिप पे ही ध्यान देना चाहिए, बात तो उनकी सही। एक्चुअल में मेरी जो सूचना है वो ये है कि सेंटर से उत्तर प्रदेश को, यानी योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह और जितने भी लोग हैं जो फैसले ले रहे हैं, उनको ये संदेश ऑलरेडी आ चुका है कि अगले 25 साल 30 साल को ध्यान में रख करके ही मंत्रिमंडल का गठन हो और जो नई लीडरशिप है उसको अलग अलग पदों पर लाया जाए।
यानी अगले 3 दशक की वो देख रहे हैं कि ऐसी लीडरशिप तैयार की जाए जो भारतीय जनता पार्टी को अगले 3 दशक तक आगे लेकर के जाए। नेक्स्ट, लवलेश मिश्रा जी, धन्यवाद आपको। वीरेंद्र सिंह नेगी जी, आपको भी धन्यवाद। अभिनव त्रिपाठी जी, कैन वी एक्सपेक्ट अ राइज इन स्टेचर ऑफ योगी जी विद एनहांस्ड रोल इन अदर स्टेट इलेक्शंस एंड रन अप टू 2024, हिज राइज एज अ नेशनल लीडर। वैसे मैं एक बात आपको बता दूं अभिनव जी कि मोदी जी के बाद यदि किसी की भी हर प्रदेश में जहां पर भी बीजेपी चुनाव लड़ती है किसी की सबसे अधिक डिमांड है तो वो योगी जी की है। और मैंने इनकी रैली अटेंड की संजय जी, मैं बता दूं आपके अंदर से, वो त्रिपुरा में भी रैली की है, केरल की रैली देखी है और नंदीग्राम की रैली देखी है। तो मैं इन राज्यों में तो मैं खुद इनकी रैली देख चुका योगी जी। तो इसलिए नेशनल स्टेचर तो राइज निश्चित रूप से करेगा ही करेगा। इसी के साथ प्रश्न संपूर्ण होते हैं। ओंकार जी को और धीरेन्द्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।